आवाज़ नहीं जा रहा। चेक करो आवाज़ राहुल। गुड मॉर्निंग बच्चों। थोड़ा लेट आता है। चलिए, कल कहाँ तक हुआ था? 85 नंबर क्वेश्चन तक कल हमने बता दिया था आप लोगों को। 85 सभी को गुड मॉर्निंग। बिहार पॉलिटेक्निक सीरीज का रसायन विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है, इसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आप लोगों को 85 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। 85 जल्दी जल्दी सब लोग शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सबको लाइव बुला लीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। एग्ज़ाम का डेट आ चुका है आप लोग का। एग्ज़ाम डेट आ चुका है आप लोग का 25 सितंबर। 25 सितंबर 25 सितंबर को आप लोग का एग्ज़ाम होगा। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। तो कल मैंने आप लोगों को 85 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। 85 कहाँ तक किया था? 85। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में जो है आपका सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक में आपका सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है? तो सहसंयोजक बंध के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि यह जो है आपका इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। किस तरीके से बनता है? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध ये किस तरीके से बनता है? ये आपका बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किस तरीके से बनता है आपका? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, सहसंयोजक बंध से बनता है आपका। ठीक है, तो इस वाले जितने भी आपका कंपाउंड दिया है, इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा जो है, कौन सा कंपाउंड आपका क्या है, सहसंयोजक बंध बना रहा है। तो इसको कैसे पता करेंगे? इसके लिए इसको कैसे पता करेंगे? इसमें देखिए, मैग्नीशियम जो है आपका +2 चार्ज बनाता है और क्लोरीन जो है आपका -1 चार्ज बनाता है। लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो 2 का -1 से गुणा करेंगे तो ये -2 चार्ज हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका MgCl2 है, ये आपका क्या है? ये आयनिक चार्ज बना रहा है, आयनिक बॉन्ड बना रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड आपका क्या बना रहा है? आयनिक बॉन्ड। अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भी आपका आयनिक बॉन्ड बनाता है। इसमें सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और जो क्लोरीन है आपका वो 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो इस प्रकार का जो भी बंध बनेगा, ये आपका कौन सा बंध होगा? ये आयनिक बंध होगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है। ऑप्शन नंबर 3 है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका +2 का चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर आपका -2 का चार्ज होता है। अर्थात यहाँ भी आपको आयंस दिख रहे हैं, आयंस दिख रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? एथेन। एथेन को C2H6 भी बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6। कार्बन के जो अणु है आपका, यह होता है डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं और हाइड्रोजन जो है आपका, कार्बन के जो अणु है आपका सिंगल बॉन्ड से, और ये आपका जो हाइड्रोजन है आपका, ये आपका क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन सभी कार्बन से ये अटैच होता है। तो इस प्रकार का जो भी कंपाउंड है, ये हमारा क्या बनाएगा? एथेन बनाएगा। तो एथेन में आपका क्या होता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 85 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 कर रहा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक दिया हुआ हमको कितना 6, तो आवर्त सारणी में इसका समूह क्या होगा, हमको क्या फाइंड करना है, आवर्त सारणी में इसका समूह फाइंड करना है। ठीक है, किस समूह में होगा ये आपका, कैसे निकालेंगे इसको, समूह में फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले कार्बन का हम लोग परमाणु क्रमांक लिखते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है। अब इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, के में कितना जाएगा, के में 2 जाएगा और एल में कितना जाएगा 4 जाएगा। ठीक है, तो जब एल में 4 जाएगा तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता होगी इसकी आपका कितना, संयोजकता होगी कितना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं लेकिन इसमें उपस्थित कितना है 4, तो 8 में से 4 गया 4, अतः आपका कार्बन की संयोजकता होगी 4। ठीक है, कार्बन की संयोजकता होगी 4। तो इस प्रकार ये जो आपका ग्रुप 4 का तत्व है, ग्रुप 4 का ये एलिमेंट है, ग्रुप 4 का आपका एलिमेंट है कार्बन। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी दोस्तों में शेयर कर दीजिए आप लोग, उनको भी लाइव बुलाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। 87 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जो है न्यूमेरिकल है जिसमें बोल रहा है 0.01 ग्राम तुल्यांक Ag+ आयन को निक्षेपित करने के लिए कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन कर रहा है खुशबू राव, गुड मॉर्निंग, खुशबू राव गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 87 है 0.1 ग्राम तुल्यांक Ag+ आयनों को निक्षेपित करने के लिए कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी। मतलब जो आपका Ag+ का जो है ग्राम तुल्यांक कितना दिया है 0.1 ग्राम, और पूछ रहा है कि इसको निक्षेपित करने के लिए आपको कितनी आवेश की, कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी। बढ़िया है हम लोग, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोग का एग्जाम डेट आ गया है। ठीक है, चलिए तो मैंने एक फार्मूला आप लोग को बताया था, इसके पहले मैंने एक फार्मूला बताया था कि जब भी आपका ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए दे तो आप क्या कर दीजिएगा, उसको फैराडे के संख्या के बराबर कर दीजिएगा। ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, जितना दिया होगा उतना फैराडे का मान रख दीजिएगा, ये आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना ग्राम तुल्यांक दिया है 0.01 ग्राम Ag+ तुल्यांक दिया है। तो इसमें देखिए आपका 0.01 फैराड कहीं आंसर है, ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका डायरेक्ट उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 0.01 ग्राम तुल्यांक Ag+ आयन कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी, 0.01 फैराड विद्युत की आवश्यकता होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन कर रहा है हमारा। 88 क्वेश्चन कर रहा है कि BHC का पूरा नाम क्या होगा। कौन बताएगा कमेंट में, जल्दी कमेंट करके बताइए कि BHC का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। खुशबू राव बताइए जल्दी। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड का BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्सा का मतलब होता है 6, और क्लोराइड का मतलब होता है क्लोरीन। क्लोराइड का मतलब होता है क्लोरीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
ऑप्शन सी रियो रेड, ऑप्शन सी नहीं होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। खुशबू राव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है आपका। BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसमें क्या होता है, एक आपका बेंजीन रिंग होता है, ये आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग होता है। इसमें क्या होता है, हर एक कॉर्नर पर आपको एक क्लोरीन मिलेगा, हर एक कॉर्नर पर आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। ये आपका बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये इसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 89, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अभिक्रिया आपको ये दिया हुआ है, इसमें जो आपका तत्व हैं, इनमें से कौन सा जो तत्व है वो आपका क्या है, अपचायक है, अपचायक है। फाइन, चलिए बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बात समझ में आ रही है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का है, विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, तो इस अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपचायक क्या होता है। अपचायक, अपचायक वे तत्व होते हैं, अपचायक वे तत्व होते हैं जो स्वयं ऑक्सीकृत होकर, जो स्वयं ऑक्सीकृत होकर किसी अन्य तत्व को अपचयित कर देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। अपचायक वे तत्व होते हैं जो स्वयं ऑक्सीकृत होकर अन्य तत्वों को अपचयित कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। जैसे इस वाले रिएक्शन में आप ध्यान से देखिए, जो आपका सल्फर है, इस पे आपका क्या चार्ज आएगा, सल्फर पे यहाँ पर आपका 0 चार्ज है और यहाँ पहुँचता है तो आपका +2 चार्ज हो जाता है। ठीक है, सल्फर पे आपका +2 चार्ज हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो है, सल्फर जो है ऑक्सीकृत हो गया, आपको +2 चार्ज बनाया, और जो क्लोरीन है वो आपका क्या होगा, अपचयित हो गया। तो इस प्रकार जो है आपका जो ऑक्सीकृत हुआ है, ये अपचायक की तरह काम करता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सल्फर। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, हो जाएगा आपका सल्फर, सल्फर, ऑप्शन नंबर ए, 89 का ऑप्शन ए, HCl2 सही। ठीक है, तो सल्फर जो है आपका ऑक्सीकृत हो रहा है, तो अपचायक का काम भी यही करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, सल्फर का परमाणु क्रमांक दिया हमको कितना, 16, और परमाणु भार दिया है 32। तो S2- में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आप बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे, कौन बताएगा। माइनस का मतलब ये हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, 2 चार्ज लगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, तो इस पे कितने, तो इस पे कितने होगा, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होगा। अमित कुमार, खुशबू राव, रियो, चलिए आप लोग इसका उत्तर जल्दी जल्दी बताइए। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है, 16, और परमाणु भार दिया हुआ है आपका 32। ठीक, अब कह रहा है कि जो सल्फर है हमारा, इस पर हो जा रहा है -2 चार्ज। अब बताइए कि जो S-2 है वो क्या होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है, क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, कौन बताएगा। देखिए -2 का मतलब हुआ कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो हमारे पास देखिए पहले हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन था
और 16 में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 18। अब बचा आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? अमित कुमार पढ़ाई कीजिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बात कर रहे हैं। सल्फर पर आपका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी वो 18 हो जाएगी और प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन इसका होगा 16। प्रोटॉन की संख्या नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। खुशबू राव ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखिए -2 का मतलब ये हुआ कि इसमें केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका बढ़ेगी और प्रोटॉन आपका सेम रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन आपका नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है आपका उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड होगा तो आपका कितना होगा? बाहरी ऐड होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 18। बाबू आप पढ़ाई कीजिए। अमित कुमार बातचीत मत कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? 90 नंबर क्वेश्चन। खुशबू राव बताइए, यह क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 91 क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन में 2.72 ग्राम के वाष्पन से 0.72 ग्राम अवक्षेप प्राप्त होता है, तो पदार्थ की विलेयता क्या होगी? ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बताना है इसमें पदार्थ की विलेयता क्या होगी। सबसे पहले जो जो चीज़ दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन में 2.72 ग्राम के वाष्पन से 0.72 ग्राम अवक्षेप प्राप्त होता है, तो पदार्थ की विलेयता क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर लीजिए। जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको नोट डाउन कीजिए। तो हमको क्या दिया हुआ है? संतृप्त विलयन का भार दिया हुआ है। संतृप्त विलयन का भार कितना दिया हुआ है? संतृप्त विलयन का भार दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? वहाँ देखिए 2.72 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 2.72 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, बहुत दिन हो गया तो यहाँ भी पढ़ लीजिए एक बार। संतृप्त विलयन का भार कितना दिया हुआ है? 2.72 ग्राम दिया हुआ है। अब देखिए विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा कम होती है। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमको? 0.72 ग्राम। 0.72 ग्राम जो है विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 0.72 ग्राम। तो हम यहाँ से निकालेंगे क्या? 2 ग्राम विलयन में अवक्षेप कितना हुआ? 2 ग्राम विलयन में अवक्षेप कितना हुआ? तो इसमें से 2.72 में से 0.72 को माइनस कर देंगे तो आपका 2 ग्राम विलयन में अवक्षेप मिल जाएगा।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2 ग्राम, 2 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में आपका अवक्षेप कितना हो जाएगा? 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में अवक्षेप कितना हो जाएगा? 100 ग्राम विलायक में अवक्षेप कितना हो जाएगा आपका? 0.72 मल्टीप्लाइड बाई 100/2, 0.72 मल्टीप्लाइड बाई 100/2। इसको निकाल लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आया इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए 36। ठीक है, यहां से कटाएंगे, ये हो जाएगा 0.36 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 36। तो इसका आंसर क्या होगा? 36। ऑप्शन नंबर ए 36 आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 92 नंबर क्वेश्चन। नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड जिसका सूत्र होता है K4FeCN6 किस प्रकार का लवण है, किस प्रकार के ये सॉल्ट है। ठीक है, ये आपका किस टाइप का सॉल्ट है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका फार्मूला होता है K4FeCN6। ये किस टाइप का सॉल्ट है? तो ये होता है आपका संकर लवण, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जब इसको आप इसके विलयन में घोलेंगे तो ये क्या होगा, जो पोटेशियम है आपका, ये पोटेशियम आयन में टूट जाएगा, आयरन जो है आपका आयरन आयन में टूट जाएगा, और जो आपका साइनाइड है तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों है, तो जो साइनाइड है ये अलग अलग ना टूटकर एक साथ टूटेगा, तो ये साइनाइड आयन में टूटेगा। तो इस प्रकार का जितना भी कंपाउंड बनता है आपका, वो सारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स लवण होता है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकर लवण। बिल्कुल सही उत्तर खुशबू राव, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला कौन बताएगा? कमेंट करके बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा? खुशबू राव बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिखा जाता है, H2SO4। अब इसका तुल्यांकी भार निकालना है, तो तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या होता है? तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी इसको कराया गया है। ठीक है, तो तुल्यांकी भार का क्या होता है फार्मूला? अणु भार बटा में तुल्यांक संख्या, अणु भार अपॉन तुल्यांक संख्या। तुल्यांक संख्या क्या होती है? जो इस एटम के साथ अटैच होता है उसको बोला जाता है तुल्यांक संख्या। तो H2SO4 को आप जल में घोलेंगे तो ये H+ आयन में, 2H+ आयन में, और SO4 माइनस माइनस आयन में टूटेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर नंबर कितना है? हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 2, इसलिए इसकी तुल्यांक संख्या हो जाएगी 2। H2SO4 बिल्कुल सही उत्तर। तो आपका इसकी तुल्यांक संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और आप H2SO4 का अणु भार निकालिए, हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन का एक अणु भार, सल्फर का कितना होता है? सल्फर का अणु भार होता है 32, और ऑक्सीजन की संख्या है 4, और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो टोटल ऐड करेंगे 2 + 32 + 64, टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8
98 तो यहाँ पर ले आकर वैल्यू रख दीजिए। तुल्यांक भार बराबर क्या होता है, अणु भार 98 आया है और तुल्यांक संख्या 2 आया है, इसको कटाएंगे आपका हो जाएगा 49। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 49। ऑप्शन नंबर बी, 93 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, 93 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, 94। यदि कठोर जल के एक नमूने में 0.024 ग्राम प्रति लीटर MgSO4 तथा 0.162 ग्राम प्रति लीटर CaHCO3 का होल ट्वाइस घुला है, तब इस नमूने की कठोरता क्या होगी। कठोरता को किस में दिया है, ppm में निकालना है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में आपके कितने अणु उपस्थित हैं, इसको बोला जाता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जल की कठोरता मैंने बताया था, कौन कौन से तत्व उसमें घुले होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो MgSO4 की जो है तुल्यांक इसको बराबर कर देंगे किसमें, CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसके नंबर ऑफ तुल्यांक के बराबर करेंगे। ठीक है, तो MgSO4 का अणु भार कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का होता है 24, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन की संख्या है 4 और यहाँ पर है 1 का होता है 16, तो टोटल हो जाएगा 24 प्लस 32 प्लस 64। ऐड कीजिए इसको 120 ग्राम MgSO4 उपस्थित है आपका, 120 ग्राम MgSO4 है। इस साइड देखिए आपका कैल्शियम का होता है 40, कैल्शियम का होता है 40 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2 कम्मा 2 हाइड्रोजन प्लस कार्बन क्या होता है 12, तो 12 दूना के 24 और ऑक्सीजन की संख्या है 3 और 1 का होता है 3 दूना 6 ऑक्सीजन है और 1 का होता है 16, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 16। टोटल इसको ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 180, सॉरी टोटल ऐड करेंगे ये हो जाएगा आपका 84। ठीक है, तो इसको आप बराबर करेंगे 120 ग्राम ऑफ MgSO4 40 प्लस 2 प्लस 24 प्लस 96, टोटल ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, एक 182 ग्राम CaHCO3 का होल ट्वाइस 182 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 182 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो 1 ग्राम MgSO4 में 1 ग्राम MgSO4 में आपका कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका टोटल आंसर आपका आ जाएगा 0.168 ग्राम, 0.168 ग्राम, 0.168 ग्राम, 0.186 ग्राम। ठीक है, जीरो 0.186 ग्राम। ठीक,
तो जल की कठोरता कैसे निकालेंगे। और इसी तरीके से आप एक और निकाल लीजिएगा, CaHCO3 का MgCO3 से निकाल लीजिएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपका 0.084 उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.084 और इसकी कितनी आई थी 0.162 दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका 10⁶ से और इसको जो है 1000 ml से भाग करके लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका इसको कैलकुलेट करने के बाद 100 ppm 100 पार्ट्स पर मिलियन 100 ppm 100 पार्ट्स पर मिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातुओं की बात कर रहा है, ठीक है, कोई सा भी तत्व नहीं बोला है कि धातु कौन सा जो मेटल है आपका पृथ्वी में प्रतिशत की मात्रा में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको क्या बोलेंगे आपका, देखिए इसमें आपका दो ही मेटल दिख रहा है, एक आयरन होता है और एक एल्यूमिनियम, बाकी ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है और ऑक्सीजन आपका गैस है और सिलिकॉन आपका क्या है, सेमीकंडक्टर है या अधातु है, उपधातु है। ठीक है, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम जो है आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एल्यूमिनियम आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर जो पाई जाने वाली धातुओं हैं उसमें जो प्रतिशत मात्रा के आधार पर सबसे ज़्यादा होता है आपका एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग किसमें प्रदर्शित किया जाता है। 96 गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग किसमें प्रदर्शित किया जाता है। तो गैस का प्रायिकता वेग क्या होता है, गैस का प्रायिकता गैस का प्रायिकता वेग क्या होता है, ये होता है √2RT/m। RT/m। R क्या होता है, R होता है आपका गैस नियतांक, T क्या होता है, T होता है परम ताप और M होता है आपका अणुभार मॉलिक्यूलर वेट। इसलिए इनमें से कोई नहीं, ये उत्तर सही नहीं है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, 2RT √2RT/m, √2RT/m। 96 का होगा √2RT/m। समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अर्ध आयु काल से, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, रेडियम तत्व है 3160 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है, तब उसकी अर्ध आयु क्या होगी। ये आपका रेडियो एक्टिव तत्व से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका रेडियम है वो कुछ साल यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 3160 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है, तब उसकी अर्ध आयु क्या होगी। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना की प्रारंभिक आयु कितनी है, माना की
प्रारंभिक माना कि प्रारंभिक आयु कितनी होगी। सपोज दैट इसका मानते हैं 1, ठीक है। प्रारंभिक मात्रा a, इसको डिनोट करते हैं a से, और इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 1। a बराबर कितना मान लेते हैं a। t समय बाद इसमें जो है x मात्रा क्या होगी, विघटित हो जाएगी। तो t समय पश्चात इसमें विघटित मात्रा कितनी हो जाएगी, विघटित मात्रा a माइनस एक्स कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स। माना कि प्रारंभिक आयु a बराबर 1 माना है और विघटित मात्रा कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स। और यही हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/4। ये कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। तो प्रारंभिक आयु a बराबर 1 और विघटित मात्रा 1/4। समझ में आ रहा है इतना। चूंकि फार्मूला होता है कि a माइनस एक्स बराबर a अपॉन 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है। और a माइनस एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/4, और a की वैल्यू दिया हुआ है 1/2 टू द पावर n, ठीक है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बराबर 1/2 की पावर n। यहाँ देखिए आधार बराबर तो घात भी बराबर, तो इसलिए यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी आपका 2। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमको पता है कि t बराबर होता है n मल्टीप्लाइड बाई t हाफ। t हाफ क्या है, अर्ध आयु है, और यही हमको क्वेश्चन में निकालना है। तो हमारे पास t कितना दिया हुआ है, t दिया हुआ है हमारा 3160, और n की वैल्यू हम कितना फाइंड किया, 2, और t हाफ को उसी तरह रहने देंगे क्योंकि इसी की वैल्यू पूछ रही है। तो t हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 3160/2, इसका आधा कर देंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 कम में 2, 2 5 10, 2 8 16, 0, 1580 वर्ष। 1580 वर्ष ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1580 वर्ष ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 98 और 99, 100। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 98, जल गैस का सूत्र पूछ रहा है। जल गैस, वाटर गैस का फार्मूला क्या होता है, कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से। वाटर गैस का फार्मूला, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, CO प्लस H2। CO प्लस H2 वाटर गैस का फार्मूला होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर कह रहा है कि 226 परमाणु भार और 88 परमाणु क्रमांक वाले एक तत्व में से 2 अल्फा कण निकलने के बाद प्राप्त तत्व की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने परसों वाले क्लास में भी कराया था, इस टाइप के क्वेश्चन को। उसमें बताया था मैंने कि अगर अल्फा कण निकलता है, अगर अल्फा कण आपका निकलता है तो इसमें क्या होता है, आपका परमाणु क्रमांक में आपका अल्फा कण जब निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में आपका 4 की कमी हो जाएगी, 4 की कमी। परमाणु क्रमांक में आपका 2 की कमी हो जाएगी, और परमाणु भार में आपका 4 की कमी हो जाएगी। परमाणु भार में आपका 4 की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग निकाल के कल इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। 99 का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे हमको कल अपने कॉपी पेन में निकाल कर, कल कमेंट में आप लोग बताइएगा तो किस तरीके से निकालेंगे। अगर अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाता है, हमारा क्रांतिक ताप कहलाता है। ये सीधे थ्योरी से क्वेश्चन उठा लिया है कि वह ताप जिस पर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप।
आप लोग कमेंट में बातचीत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। 100 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं।